करो अगर आपको लग रहा है कि 1 GB बहुत ज्यादा है तो, नहीं मैम, बट मैं आई तो हैव बस टू डू बोल इट रहा फॉर था बस। अदर्स। शुभांशु ने पहले भी किया हुआ है, वो यूट्यूब पे डाल देता है तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है भाई ज्यादा व्यूज हो तो मेरा हिस्सा दे देना मुझे। यस मैम, ओ, डेफिनेटली। वैसे मैम होते नहीं इतने, हाँ लेकिन मुझे पता है ऋचा किसी को पता नहीं है इसलिए। खैर, दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, आई हैव बीन वॉइस रिकॉर्डेड मेनी टाइम्स इन क्लास, नो बिग डील। तो मुझे एक्चुअली स्टूडेंट से ये आइडिया मिला है। खैर, अब हम चलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये आपके सामने। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? देखो, करंट, वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर, ठीक है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, आप इनमें से किसी चीज को देख नहीं सकते अपनी आंखों से, इसीलिए यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दीज। तो इन्हें मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, है ना। इन जिन क्वांटिटीज को आप आंखों से नहीं देख सकते, आप पता कैसे चलेंगे कि ज्यादा है या कम है? तो इसीलिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के हैं, उनकी 2 क्लासिफिकेशन रहती है। मैं पहले क्लासिफिकेशन 2 पे जाती हूँ। क्लासिफिकेशन 2 बहुत आसान है। क्लासिफिकेशन 2 सीधी सीधी ये बताती है यार, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डीसी मेजर कर सकते हैं बेचारे, वो एसी मेजर नहीं कर सकते। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एसी मेजर कर सकते हैं, वो डीसी पे नहीं चलते। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एसी डीसी दोनों पर चल सकते हैं, ठीक है। तो उनको उस हिसाब से बांटा जाता है कि बॉस ये डीसी वाला है, ये एसी वाला है, ये एसी डीसी दोनों है, इन पे कुछ भी मेजर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गई। उसके अलावा दूसरी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्लासिफिकेशन कहलाती है एब्सोल्यूट और सेकेंडरी की क्लासिफिकेशन। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपको बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल ट्रू रीडिंग देंगे। इसीलिए जैसा कि नाम में ना एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही रीडिंग देते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल लैब्स में, बहुत बड़ी बड़ी रिनाउंड लैब्स में, या जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है ना, BIS, जो हर चीज का बोलता है कि 22 कैरेट सोना है तो वो इतना होना चाहिए, या अगर कोई इलेक्ट्रिक चीज है तो इतनी होनी चाहिए, इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स देता है ना इंटरनेशनल लेबोरेटरीज, वो यूज करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे थोड़ा पता आइडिया नहीं हो रहा, तो मैं एक आपको आइडिया देती हूँ। यहाँ दिखाती हूँ आपको एक आइडिया। ये देख रहे हैं आप, ये एक टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, क्या आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर? यस मैम। हाँ, ये एक टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, दिस इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इसको यहाँ से रीडिंग सीधी तरीके से नहीं मिलती। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट पे रीडिंग तो बिल्कुल सच्ची देता है, बिल्कुल ट्रू रीडिंग विदाउट एरर, लेकिन रीडिंग सीधी नहीं मिलती। ये टैंजेंट गैल्वेनोमीटर है, करंट मेजर करेगा लेकिन सीधा सीधा मेजर नहीं करेगा। आपको इसके देखना पड़ेगा इसकी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। उस रीडिंग को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मीटर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके रीडिंग आएगी। तो डायरेक्ट रीडिंग आपको यहाँ से नहीं मिलती। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की एडवांटेज क्या है, वो आपको रीडिंग बिल्कुल ट्रू देता है, लेकिन रीडिंग डायरेक्टली नहीं मिलती। जो भी रीडिंग आती है आपको उस रीडिंग को मीटर कांस्टेंट से, ये जो मीटर है इसका कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसके साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कुछ चक्कर होता है, उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके आपको असली करंट की रीडिंग मिलती है। तो ये है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सवाल आता है कि क्या ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में यूज होते हैं? ना, ये बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लैब्स में यूज होते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं। तो हमारे यहाँ क्या यूज होता है? हमारे यहाँ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट इज द गॉड, एब्सोल्यूट इज द बा,
लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो क्या होते हैं, वो पहले एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट होते हैं, तब जाके हम उन्हें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलिब्रेट मतलब मैं बताती हूँ, देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, उनका बेस्ट पार्ट हमारी लैब में वो इसलिए यूज होते हैं क्योंकि उनको सीधा देखकर जो रीडिंग आ रही है ना, हमने वही रीडिंग लिख लेनी है, हमारी वही रीडिंग है। एब्सोल्यूट में तो डायरेक्ट रीडिंग नहीं लिख सकते ना, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से ये एडवांटेज है कि जो रीडिंग आ रही है बस वही रीडिंग है, उसी को लिख लेते हो। यही करते हो ना आप, आज तक आपने यही तो किया कि जो भी एमीटर वोल्टमीटर आपके लैब में था, आपने उससे जो रीडिंग आई वो अपनी कॉपी में लिख ली, यही किया ना, उसको फालतू इधर उधर से मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना कभी आज तक? नो मैम। नो मैम। नहीं ना, हाँ, तो वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, या जब वो मैन्युफैक्चर होता है ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि 2 एम्पियर के लिए कहाँ रुकना है, 5 एम्पियर के लिए कहाँ रुकना है, उसे कुछ नहीं पता होता, बिकॉज मीटर इज ब्लाइंड, मीटर को थोड़ी ना कुछ पता है। तो हर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कैलिब्रेट किया जाता है, यानी कि उसे इस तरह से प्री सेटअप किया जाता है कि वो एब्सोल्यूट की अकॉर्डिंग ही 2 पे कहाँ रीडिंग के लिए रुकना है, 4 पे कहाँ रुकना है, 5 पे कहाँ रुकना है, उसको प्रोग्राम किया जाता है। बेसिकली कैलिब्रेशन मीन्स उसको प्री सेट किया जाता है कि वो उस तरह से चले, एब्सोल्यूट की अकॉर्डिंग ही रीडिंग दे, और सिर्फ रीडिंग देख के ही आप बता लो। जैसे आपकी घड़ियां बनती है, आपकी घड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है, उसको पता होता है कि 1 सेकंड के लिए कितना चलना है? नो मैम। नहीं ना, कैलिब्रेट होती है घड़ी कि 1 सेकंड के लिए इतना चलो, जब 3 बज जाए तो इतना दिखाओ, जब 6 बज जाए तो इतना दिखाओ। घड़ी को थोड़ा ना पता होता है यार, ठीक है? तो घड़ी को कैलिब्रेट किया जाता है कि 1 सेकंड के लिए आपने इतना चलना है, 3 घंटों के लिए आपको इतना ट्रैवल करना है, 6 घंटों के लिए आपको इतना ट्रैवल करना है, इस तरीके से, समझ रहे हो? तो ये कैलिब्रेशन होती है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से। फायदा क्या है, जब वो कैलिब्रेट करके मार्केट में आता है और आप खरीद लेते हो, तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख के बता सकते हो कि कितनी करंट की या वोल्टेज की रीडिंग आ रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपकी लैब में कौन से यूज होते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। बहुत बढ़िया, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं हुई। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, और तीनों टाइप एक्चुअली में आप अपने लाइफ में देख चुके हो। कैसे? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 टाइप के होते हैं, देखो। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पहले टाइप का है, जो इसका नाम है वही इसका काम है। इसका काम है जहां पॉइंटर, जहां सुई इंडिकेट करेगी वही आपकी रीडिंग है, ये है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सामने एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है आपकी, क्या आपने जिंदगी में ऐसे कहीं देखा है? नहीं मैम, ये तो नहीं। आंखें खोलो और याद करो, आपके एसी के ट्रांसफार्मर जो आपके कमरे में लगे रहते हैं, उनमें ऐसा डायल होता है, कभी नोट किया है? यस मैम। लगा होता है ये। नहीं मैंने है ना? यस हाँ, तो आप मैम, देखना जो स्टेबलाइजर में होता स्टेबलाइजर है। लगा होता है। सौम्य जोशी, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। तो जो स्टेबलाइजर लगा रहता है, उसमें, उस स्टेबलाइजर में ऐसे 1 या 2 होते हैं, राइट? और जितना करंट या वोल्टेज वो इंडिकेट करते हैं, उतना ही स्टेबलाइजर को मिल रहा होता है। आपके नॉर्मल वोल्ट मीटर, एमीटर जो आज तक आप अपनी फिजिक्स लैब वगैरह में देखते आए हो, बस वो भी तो यही है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ही तो है। जो रीडिंग आ रही थी आपने सीधा कॉपी में नोट कर ली। कभी सोचा कि पॉइंटर रीडिंग 2 दे रहा तो ये रीडिंग झूठी होगी ना? तो जो रीडिंग इंडिकेट हुई वही आपने नोट कर ली, राइट? दैट्स एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? यस मैम। और लिखा भी हुआ है इधर, देखो, नॉर्मल वोल्ट मीटर एंड एमीटर कम अंडर दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो नॉर्मल वोल्ट मीटर एमीटर होता है। डन? यस मैम। ओके, आगे चलती हूँ। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। बॉस, जो इसका नाम है वही इसका काम है। जो ये मेजर करता है ना, ये उसे रिकॉर्ड करता रहता है। रिकॉर्ड करता रहता है मतलब रिकॉर्ड कैसे कर रहा है? इसके पास एक पेन होता है, एक पेपर का रोल होता है, और एक ड्रम होता है। ड्रम घूमता रहता है, ड्रम घूमते ड्रम पे पेपर चलता रहता है, और पेन से ये रीडिंग नोट करता रहता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ऐसी कोई चीज आज तक देखी है जो पेपर पे पेन से रीडिंग नोट होती जा रही हो लगातार? नो मैम।
देखिए देखिए मैम वो ईसीजी वाली मशीन होते हैं। मैम अर्थक्वेक वाला, मेजर यस करने राइट। स्केल। हाँ, रिक्टर स्केल नहीं होता है, रिक्टर स्केल इज द यूनिट, द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज सीस्मोग्राफ। किसी ने नहीं देखा तो फटाफट गूगल कर लो, सीस्मोग्राफ। हाँ याद आ गया। SEISO SEISMOGRAPH, सीस्मोग्राफ। सीस्मिक एक्टिविटी दिखाने के लिए कितनी ज्यादा या कम हो रही है, हम सीस्मोग्राफ यूज करते हैं। अगर आपने फोटो देखी हो भी अभी गूगल पे तो आपको दिखाई देगा, एक ड्रम है जिसके ऊपर पेपर चलता जा रहा है और साथ में एक पेन है जो लगातार रीडिंग रिकॉर्ड करता जा रहा है। यस यस मैम। सीस्मोग्राफ का रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, लगातार रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो ये एक ईसीजी मशीन भी तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हुई नहीं, वो भी तो पेपर पे ईसीजी रिकॉर्ड करता है, यस मैम। यस मैम। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट राइट। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक। अच्छा, इसके अलावा तीसरे टाइप का भी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तीसरे टाइप के इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये देखा है हमने, बिल्कुल देखा है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहाँ देखा है? आपके घर के नीचे लगा हुआ या आपके घर के बाहर लगा हुआ। अच्छा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वो काम क्या करता होगा, जो नाम है वही काम करता है। इंटीग्रेट करना मतलब बेसिकली सम करना। आप अपने घर में कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हो पूरे महीने, एवरी डे एवरी आवर, वो यूनिट्स ऑफ पावर ऐड होते जाते हैं। यस मैम। जैसे दोपहर को आप कम बिजली यूज होती है, फिर शाम को सारी लाइट्स या टीवीज ऑन हो जाते हैं, चार्जर ऑन हो जाते हैं, तो ज्यादा यूनिट खाने शुरू कर देते हो आप। तो एवरी आवर जितने यूनिट आप बिजली खा रहे हो वो ऐड होता रहता है और पूरे महीने के लिए ऐड होता है, तभी आपका बिल आता है ना। महीने Yes, के एंड ma'am. का बिल आता है कि इतने 100 यूनिट इन्होंने पूरे महीने में यूज किए, राइट। तो वो कैसे पता चला? जो आपके घर के बाहर का एनर्जी मीटर लगा हुआ है ना, वो यही काम कर रहा है। उसका काम है आप जितने बिजली के यूनिट पूरे महीने यूज कर रहे हो उनको वो पर आवर बेसिस पे ऐड करता जा रहा है कि 1 से 2 इतने यूज किए, 2 से 3 में अब इतने यूज कर रहे हैं, ऐड कर दिया, 3 से 4 वाले ऐड कर दिए, 4 से 5 वाले ऐड कर दिए। वो एवरी डे हर आवर आप कितने यूनिट यूज कर रहे हो वो ऐड करता जा रहा है उनको, ठीक है। क्लियर? तभी तो महीने के एंड में बताता है कि इस पूरे महीने में कितने यूनिट यूज हुए, ठीक। Yes, ma'am. तो दैट एनर्जी मीटर आउटसाइड योर होम इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले जमाने में ऐसा लगा होता था, करेक्ट। देखा है कभी पुराना वाला? अब तो इलेक्ट्रॉनिक लग गया, लेकिन पुराना वाला कभी अगर आपने देखा हो तो वो इस तरह का दिखता है। यस मैम देखा है। देखा है? इसके ऊपर देखो क्या लिखा है, इसके ऊपर एनर्जी मीटर तो नहीं लिखा, किलोवाट आवर मीटर लिखा है। तो एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम ना। हाँ वही तो है। हाँ पावर का यूनिट क्या है? किलोवाट। टाइम का यूनिट क्या है? आवर। मतलब ये क्या कर रहा है? ये ऐड कर रहा है हर घंटे में आपने कितने किलोवाट पावर यूज की है, ये उस उतने किलोवाट ऐड करता जा रहा है, ठीक है। और आपको कैसे पता? आपके घर के बाहर ही लगा है, देख लो। सिंगल फेस, सिंगल फेस आपके घर में क्या आती है? सिंगल फेस आती है ना। सिंगल फेस यस देखो क्या मैम। लिखा है, सिंगल फेस 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, यही आती है ना आपके घर में। यस मैम। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है मीटर के ऊपर, राइट। आप अपने घर के बाहर जाओगे, मीटर के ऊपर यही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये है एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ तक कोई डाउट है? No, ma'am. नहीं? तो फटाफट क्वेश्चन नोट करें। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? What are the different types of measuring instruments? आपने दोनों लिखनी है, क्लासिफिकेशन 1 एंड 2 दोनों लिखनी है, क्लासिफिकेशन 1B एंड 2B। डन है? Yes, ma'am. ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, इसकी चिंता मत करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 एंड 2। अच्छा, ये आता है 4 से 5 नंबर का, 4 to 5 मार्क्स। ये हो गया खत्म। अब इसके बाद अब क्या करें? अब पता चल गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो फिर अब
अब हम प्लानिंग करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना कैसे है इसे। ये देखिए, ये शेयर हो रहा है आपके साथ क्या? यस मैम। Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन 1 ये बना लीजिए, हमने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ने हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन 1 का ये प्लीज ये बना लीजिए ट्री, हमने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ने हैं और सेकेंडरी में इंडिकेटिंग पढ़ने, रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ने, इंटीग्रेटिंग पढ़ना है। ये पूरा बना लीजिए जैसा मैंने बना रखा है, फटाफट 1 मिनट में। रिकॉर्डिंग पे काटा मार देना, हमने उसे नहीं पढ़ना। इंडिकेटिंग में हमने 2 पढ़ने हैं, एक MI और एक MC। क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, थोड़ा जल्दी। हो गया? डन मैम। डन। Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग हमने नहीं पढ़ना, उस पे काटा मार देना। हमने पढ़ने हैं इंडिकेटिंग 2 टाइप के, MI और MC, और इंटीग्रेटिंग में हमने एनर्जी मीटर को पढ़ना है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। यस मैम। ओके, अब मैं जाती हूँ किसी मीटर के अंदर और मैं देखती हूँ कि यार मीटर के अंदर हो क्या रहा है, मतलब क्यूरियोसिटी है कि मीटर के अंदर पॉइंटर मूव कैसे करता है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। What are the different types of torques in measuring instruments? ये क्वेश्चन जरूर आएगा। What are the different types of torques in measuring instruments? आप कहोगे टॉर्क क्यों लग रहा है, टॉर्क कहाँ से आया भाई, ये तो अभी तक रीडिंग लेने की बात हो रही थी, टॉर्क कहाँ से आ गया? टॉर्क यहाँ से आया कि यार आपको पता है कि जो पॉइंटर होता है ना, सुई जो घूमती है, और जो डायल होता है बॉस, डायल हमेशा रेडियल होता है ना, हमेशा सर्कुलर शेप में होता है। कभी आपने स्ट्रेट डायल देखा है आज तक किसी वोल्ट मीटर एम मीटर का? कभी डायल स्ट्रेट देखा है नहीं मैम। ना, हमेशा रेडियल होता है ना, हमेशा थोड़ा थोड़ा सर्कल की शेप में होता है, राइट। तो जब पॉइंटर सर्कुलर मूव करने का है, उसको पॉइंटर को जब पॉइंटर ने मूवमेंट सर्कुलर देनी है, रेडियल मूवमेंट देनी है, तो लगने वाले फोर्स को मैं क्या कहूंगी, टॉर्क, राइट। F इंटू आर, फोर्स इंटू रेडियस, टॉर्क लगेगा ना, क्योंकि पॉइंटर घूमता है, पॉइंटर चलता नहीं है, पॉइंटर घूमता है, रेडियल है ना, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुझे आवाज सिर्फ 2 लोगों की आ रही है। इज एवरीबडी एल्स ओरली चैलेंज्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ भी रही हो, तुम सुन भी रहे हो, लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे। खैर, तो इसीलिए जो फोर्स लगता है उसे टॉर्क कहते हैं। अब ये टॉर्क कौन कौन से लगते हैं? पहला टॉर्क लगता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये कौन सा टॉर्क हुआ? जो उसका नाम है वही इसका काम है, डिफ्लेक्शन देने के लिए। डिफ्लेक्शन मतलब पॉइंटर रीडिंग देता है ना, जब उसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन देने के लिए ये टॉर्क यूज होता है। ये टॉर्क आता कब है? देखो, जब आपने सर्किट में एमीटर वोल्टमीटर लगा रखा है लेकिन सर्किट अभी ऑफ है, तो सर्किट बेसिकली डेड है, तो पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? 0 पे। 0 पोजीशन पे, है ना। तो 0 पोजीशन पे अगर पॉइंटर होगा तो उस पे कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है, वो 0 पोजीशन पे आराम से सो रहा है पॉइंटर आपका। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, सर्किट में करंट दौड़ा, तब क्या होगा? रीडिंग को अपनी 0 पोजीशन से उठ जाना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. Yes, रीडिंग को ma'am. अपनी 0 पोजीशन से उठाने वाले टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क का सिर्फ एक काम है
कि अपने पॉइंटर को जो 0 पोजीशन पे मस्त सो रहा था उस पॉइंटर को 0 पोजीशन से उठा के चलाना शुरू कर दो। ओके मैम। आवाज आ रही है? मैम यू आर नॉट नहीं। ऑडिबल। नॉट ऑडिबल मैम। मैम ने लीव कर दी मीटिंग, नेट चला गया होगा उनका। कॉल आई होगी किसी की। रिकॉर्ड हो रहा है। सही बात है। एडिट हो जाएगा ना। तो जैसे कंट्रोलिंग एंडिंग पर मैं पहुंची नहीं अभी तक। नो मैम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूरा हुआ था डिफ्लेक्टिंग बस। टॉर्क पूरा हो गया। 0 Yes, से yes, ma'am. ऊपर लाना होता है। तो आपको पता चल गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है। नो मैम। नो और मैम। मैम बस तो आपने मैंने कहा बताया 0 से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिफ्लेक्ट का हो काम जाएगा। है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम है कि वो पॉइंटर को 0 पोजीशन से उठाएगा। उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो अंधा है, इट्स ब्लाइंड। ब्लाइंड होने की वजह से उसे ये तो पता है कि 0 पोजीशन से उठना है, सर्किट में करंट आ गया, सर्किट ऑन हो गया, उठो उठो उठो, तो वो 0 पोजीशन से उठा तो देगा पॉइंटर को, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रुकना कहाँ पर है। तो अगर 2 एम्पियर का करंट है या 2 वोल्ट की वोल्टेज है, वो उठेगा 0 पोजीशन से, 1 एम्पियर क्रॉस करेगा, 2 एम्पियर क्रॉस करेगा, चलता जाएगा आगे। उसे नहीं पता कहाँ रुकना है, रीडिंग सही क्या है, कुछ नहीं पता, चलता जाएगा 5 एम्पियर क्रॉस कर लेगा, 10 एम्पियर क्रॉस कर लेगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। क्यों? ब्लाइंड, इट डज नॉट नो वेयर टू स्टॉप। इट नोज कि 0 पोजीशन से उठना है, बट इट डज नॉट नो वेयर टू स्टॉप द पॉइंटर। ओके, तो ये प्रॉब्लम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। ठीक है मैम हाँ प्लीज जी। प्रेजेंट योर स्क्रीन। अब ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ यस मैम। अच्छा, अभी अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को पता ही नहीं है कि किधर रुकना है, इसीलिए उसे रोकने के लिए एक और टॉर्क चाहिए होता है। और अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को रोकना है सही पोजीशन पे, तो इस नए टॉर्क को किस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा? ऑपोजिट। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऑपोजिट। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अब पता ही नहीं है पॉइंटर को कहाँ रोकना है, तो एक नया टॉर्क पिक्चर में आया विच इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग टॉर्क। ये क्या करेगा? इसका काम है पॉइंटर को रोकना। तो पॉइंटर को रोकेगा तो कैसे? पीछे से खींच के तो रोक नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये पॉइंटर को ऑपोजिट डायरेक्शन से रोकेगा, यानी कि समथिंग लाइक दिस विल हैपन। देखो, let me clean this up for you. ओके, ये कुछ रीडिंग्स हैं। ये पॉइंटर है, 0 पोजीशन से पे पड़ा हुआ था ये पॉइंटर। ठीक है, ये पॉइंटर 0 पोजीशन पे पड़ा हुआ था। तो जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा बॉस, तो किस डायरेक्शन में लगेगा? किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगे कि पॉइंटर उठे? इस Right side. डायरेक्शन में, राइट। तो ये रहा अच्छा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD। ये इसने क्या किया? अब रीडिंग को उठा दिया, उठाया तो अब रीडिंग सपोज यहाँ पहुंच गई, ये तो रीडिंग को यहाँ रोकने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। Direction में करना चाहिए।
इस डायरेक्शन में, तभी तो पॉइंटर रुकेगा। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क एंटी भी, क्लॉकवाइज। हाँ, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की यही इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा तो रीडिंग तो बहुत मैक्सिमम पे पहुंच के रुकेगी सीधा, वो तो खराब है ना। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ऑपोजिट कंट्रोलिंग टॉर्क को काम करना पड़ता है, ताकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, अपोज किया जा सके। क्यों अपोज करना है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को? ताकि पॉइंटर सही रीडिंग पर, करेक्ट मेजरमेंट पर रुक सके। ये तो पहली चीज है, ये समझ आई? यस मैम। उसके अलावा जब सर्किट आपने वापस ऑफ कर दिया, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खत्म हो गया। वो तो तभी आता है ना सर्किट में जब सर्किट ऑन होता है, राइट? तो जब सर्किट आपने ऑफ कर दिया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क खत्म हो गया, तो जो रीडिंग है वो क्या 2 एम्पियर पे रहे? नहीं मैम, 0 पे आनी नो, चाहिए। रीडिंग 0 पे वापस आ जाना चाहिए उस रीडिंग को। तो उस रीडिंग को 0 पे वापस लाने वाला कौन है? कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग थर्ड टॉर्क। पॉइंट पढ़े, ठीक है? कंट्रोलिंग टॉर्क का काम है, जब सारा काम हो जाए तो वापस पॉइंटर को 0 पे ले जाके सुला दो। 0 से उठाएगा कौन? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और 0 पे वापस पहुंचाएगा कौन? कंट्रोलिंग टॉर्क। इज दैट क्लियर? यस मैम। और रीडिंग, सही रीडिंग पे भी कौन रोकेगा? कंट्रोलिंग टॉर्क। इज दैट क्लियर? यस ओके, अब ये बात तो हो गई। अब बात, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो ये आता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। एक तो ये लिख लो 2 नंबर का, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। डन है? यस मैम। यस मैम, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। What are the different ways of implementing controlling torque? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो ये वाला। What are the different ways of implementing controlling torque? डन मैम। बढ़िया। अब मैं आगे चलती हूँ यहाँ से। तो जो 2 तरीके से हम कंट्रोलिंग टॉर्क ला सकते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ। उससे पहले एक सवाल आपसे बोलती हूँ। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको एक डायरेक्शन में मूव करा रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क दूसरे डायरेक्शन पे लग रहा है, तो रीडिंग कब आके रुकेगी? रीडिंग तब आके रुकेगी जब कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये यहाँ लिख लो प्लीज, कहीं स्टार डाल के ऊपर लिख लो, फॉर अ स्टेबल रीडिंग, कहीं स्टार डाल के ऊपर लिख लो, फॉर अ स्टेबल रीडिंग TC is equal to TD, controlling torque equals deflecting torque. दोबारा बताने एक बार। TC is equal to TD, for a stable reading TC is equal to TD. हो गया? यस मैम। यस मैम, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, अब हम वो 2 तरीके देखते हैं जिससे कंट्रोलिंग टॉर्क असली में आपके मीटर्स में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है। सबसे पहला तरीका बड़ा आसान सा है, स्प्रिंग कंट्रोल है। मैं आपको दिखाती हूँ। Can you see this? यस मैम। यस मैम, लेफ्ट साइड वाला रंग बिरंगा हरा और ये पीला और नीला जो है, ये स्प्रिंग कंट्रोल है। ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल कैसे हो रहा है यहाँ पर देखो।
ये जो पॉइंटर आपको साफ दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द पॉइंटर, कैन यू सी द स्केल? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, तो ma'am. आपको बेसिकली जब आप रीडिंग ले रहे होते हो तो आपको बेसिकली यही दो चीजें दिखाई देती हैं, पॉइंटर और स्केल दिखाई देता है, करेक्ट? आपको अंदर क्या हो रहा है डब्बे के अंदर वो सब नहीं दिखाई देता, राइट? Yes, ma'am. तो मैं असल बताती हूँ कि असली में अंदर क्या हो रहा होता है। असली में जो पॉइंटर होता है ना, वो एक्चुअली जिस डंडी से कनेक्टेड होता है उस डंडी को कहते हैं स्पिंडल। Pointer is housed on a spindle. Pointer is connected to a spindle. तो जब स्पिंडल मूव करती है, जब स्पिंडल मूव करती है ऐसे आगे पीछे, जब स्पिंडल मूव करती है आगे पीछे, तब पॉइंटर मूव करता है स्केल पर। इज दैट क्लियर? जब स्पिंडल घूमती है आगे पीछे, द पॉइंटर मूव्स, राइट? Yes, ma'am. ये तो चीज क्लियर है, बढ़िया, ओके। स्पिंडल के ऊपर दो स्प्रिंग लगाए जाते हैं। स्प्रिंग कैसे होते हैं? पतले से हेयर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है? इनकी खास बात ये है कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाउंड होता है, ये एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंड होता है, ये जो कछुआ छाप जैसा दिख रही है ना, तो ये स्प्रिंग है। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल्ड होता है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल्ड होता है। यानी दो स्प्रिंग होते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बंधे होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। किसके अराउंड? स्पिंडल के अराउंड। क्यों? जब आपका पॉइंटर 0 पोजीशन पे रेस्ट कर रहा है तो एक स्प्रिंग लूज है, मानो ये लूज है ए वाला, और बी वाला स्प्रिंग जो है वो टाइट है, इसीलिए पॉइंटर 0 पोजीशन पे रेस्ट कर पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes. ठीक है। जब जब पॉइंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा और पॉइंटर मूव करेगा तो ये वाला टाइट हो जाएगा, ऊपर वाला स्प्रिंग जो पहले लूज था वो टाइट हो जाएगा और नीचे वाला लूज हो जाएगा, ठीक है? इससे क्या होगा? ऊपर वाले स्प्रिंग के टाइट होने की वजह से क्या होगा? स्पिंडल की मूवमेंट रुक जाएगी और इसीलिए एज अ रिजल्ट पॉइंटर भी रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. ठीक है। और कहाँ आके रुकेगा? क्या कंडीशन है रुकने की? जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों टॉर्क इक्वल होंगे, यानी टीसी इज इक्वल टू टीडी। वहां से धक्का पड़ रहा है, वहां से धक्का पड़ रहा है, इक्वल धक्के पड़ेंगे तो पॉइंटर रुक जाएगा। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। इन स्प्रिंग्स की खास बात ये है कि क्योंकि ये करंट वोल्टेज के आसपास रहती हैं तो इनके अंदर कहीं मैग्नेटिक फील्ड ना बन जाए, इसीलिए इन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज फॉस्फर ब्रॉन्ज, ताकि इनमें कोई मैग्नेटिक फील्ड ना आ जाए, इसीलिए इन्हें फॉस्फर ब्रॉन्ज से बनाया जाता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। बन गया, ठीक है? तो ये तो मेथड बहुत बढ़िया है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम। पहला ये कि 5 years, 7 years, 10 years, 15 years ऑफ कंटिन्यूस यूज करने की वजह से स्प्रिंग ढीले पड़ जाते हैं, स्प्रिंग में आ जाता है फटीग। स्प्रिंग ढीले पड़ने की वजह से या स्प्रिंग में फटीग आने की वजह से या स्प्रिंग की स्टिफनेस कम होने की वजह से क्या होता है? रीडिंग को जहां रुकना चाहिए 2 पर, 5 पर, रीडिंग कहाँ रुकती है? 2.2 पर, 5.3 पर, ऐसे। ठीक है? क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ढीले, टाइट मूवमेंट नहीं हो पा रही, टाइटली वो रुक नहीं पा रहा। टाइट स्प्रिंग हो तो बिल्कुल रीडिंग पे रोके, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग ढीला है तो वो ढीलेपन में पॉइंटर को थोड़ा आगे जाने देगा, ठीक है? उसे सही जगह पर नहीं रोक पाएगा, तो इस वजह से रीडिंग खराब हो सकती है। क्यों? अगर आप बहुत टाइम तक इसे यूज करते रहो तो स्प्रिंग का फटीग या स्प्रिंग की स्टिफनेस कम हो जाती है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्प्रिंग का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कि स्प्रिंग टेम्परेचर के साथ अपनी रेजिस्टेंस चेंज ना करे। ऐसा ना हो कि आपने उसे कहीं
40 डिग्री में चलाया तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, राइट? Yes, ma'am. है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, राइट? Yes, ma'am. हाँ। तो आपने अगर 40 डिग्री टेम्परेचर में इसे यूज किया तो क्योंकि स्प्रिंग ने रेजिस्टेंस दिखा दी इसलिए 2 एम्पियर को उसने 1.8 एम्पियर दिखाया रीडिंग में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्प्रिंग की रेजिस्टेंस भी आ गई जबरदस्ती। और यही मैंने अगर सपोज 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर मीटर चलाया तो टेम्परेचर बहुत कम है तो रेजिस्टेंस कम हो गई, इसलिए 2 एम्पियर रीडिंग सही आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसे अफ्रीका में जाके चला रहे हो या आप इसे आइसलैंड में जाके चला रहे हो तो अलग अलग रीडिंग देना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है, ये हो गया स्प्रिंग कंट्रोल। इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड कौन सा है? ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे हो अपने सामने ग्रेविटी कंट्रोल को, आप रेड वाला देखिए, ये आपका पॉइंटर 0 पोजीशन पे है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस इस मैम। पॉइंटर के साथ एक बैलेंसिंग वेट लगा है, ये सॉलिड लाइंस को देखना, और एक कंट्रोलिंग वेट लगा है, ये दिखाई दे रहा है आपको? एक Yes. बैलेंसिंग वेट लगा है, बैलेंसिंग वेट, एक कंट्रोलिंग वेट। ठीक है, बैलेंसिंग वेट एंड कंट्रोलिंग वेट। जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, आपका जो पॉइंटर 0 पोजीशन पे था वो 0 पोजीशन से थीटा एंगल ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया डॉटेड वाली पोजीशन पे। यस, यस मैम। ठीक यस है, मैम। पर पहुंच गया। तो अगर वो पॉइंटर इस साइड मूव किया तो वेट किस साइड मूव करेंगे? बैलेंसिंग वेट यहाँ आ जाएगा, राइट? Yes, ma'am. क्लॉकवाइज। ठीक है, बैलेंसिंग वेट यहाँ आ जाएगा और कंट्रोलिंग वेट यहाँ आ गया। चेक करो, ठीक है, डॉटेड यस मैम। तीर बना रखे हैं, Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है, ओके। ये कह सकती हूँ कि पॉइंटर जितना थीटा आगे गया, कंट्रोलिंग वेट उतना थीटा पीछे गया अपनी पोजीशन से। हाँ मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल Yes, ठीक है, ma'am. ठीक तो है, ओके। अच्छा, क्योंकि कंट्रोलिंग वेट देखो, पहले ओरिजिनली कंट्रोलिंग वेट बिल्कुल सीधा था, कैन यू सी? ओरिजिनली कंट्रोलिंग वेट बिल्कुल सीधा था, ये दिखाई दे रहा Yes, है? Yes, ma'am. ओरिजिनली Yes, ma'am. कंट्रोलिंग वेट बिल्कुल सीधा था। अब थीटा एंगल पॉइंटर मूव किया आगे, थीटा एंगल, तो कंट्रोलिंग वेट पीछे मूव किया, तो अब वो कंट्रोलिंग वेट टेढ़ा हो गया, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, कंट्रोलिंग वेट टेढ़ा होने की वजह से जब यार कोई भी चीज जब टेढ़ी होती है तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि यार उसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। यस, यस मैम। yes, ठीक है, इसे भी कर दिया 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व। W cos थीटा, W sin थीटा कर दिया, ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि W का यानी कंट्रोलिंग वेट का 3 कंपोनेंट है, W है, W cos थीटा, W sin थीटा है। कंट्रोलिंग वेट का कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन में पॉइंटर को हमें क्वेश्चन सुनो दोबारा से। कंट्रोलिंग वेट के 3 कंपोनेंट है, W cos थीटा एंड W sin थीटा। कंट्रोलिंग वेट के किस कंपोनेंट के डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए ताकि कंट्रोलिंग वेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, ताकि पॉइंटर वापस अपनी 0 पोजीशन पर आ सके? फिर W क्वेश्चन sin सुनो, थीटा। फिर क्वेश्चन सुनो। कंट्रोलिंग वेट के 3 कंपोनेंट है, W cos थीटा एंड W sin थीटा। कंट्रोलिंग वेट के कौन से कंपोनेंट के डायरेक्शन में हमें मूव करना चाहिए ताकि हम कंट्रोलिंग वेट के ओरिजिनल पोजीशन पर आ सके, ताकि पॉइंटर वापस 0 पोजीशन पे आ सके? साइड कंपोनेंट। W sin थीटा, W sin थीटा के डायरेक्शन में जाएंगे तभी कंट्रोलिंग वेट की ओरिजिनल पोजीशन आएगी, और कंट्रोलिंग वेट की ओरिजिनल पोजीशन पॉइंटर की कौन सी पोजीशन है? जीरो। ऑसम, 0। पॉइंटर की 0 पोजीशन है। और मैं पॉइंटर की 0 पोजीशन पे क्यों जा रही हूँ? अरे क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क का यही तो काम है, पॉइंटर को वापस उसकी 0 पोजीशन पे लेके जाना। यस, यस मैम। है ना? तो
तो इसीलिए कंट्रोलिंग टॉर्क इन दिस केस इज, मेरा कर्सर घूम गया है, ये रहा, कंट्रोलिंग टॉर्क इन दिस केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W sin थीटा। क्यों? उसको W sin थीटा के डायरेक्शन में चलना है, जितना ज्यादा W sin थीटा होगा उतना ज्यादा ही कंट्रोलिंग टॉर्क होगा। तो स्प्रिंग कंट्रोल में क्या है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हाँ, कंट्रोलिंग टॉर्क के साथ साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया। स्प्रिंग कंट्रोल में ऐसा नहीं होता। स्प्रिंग कंट्रोल में सीधा सीधा है यार, जितना पॉइंटर को आप मूव कराओगे ना, जितना थीटा, उतना ही थीटा स्पिंडल भी मूव करेगा। यस, यस मैम। उतना ma'am. ही स्प्रिंग भी कॉइल होगी, उतनी ही स्प्रिंग भी ढीली या टाइट होगी। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। बस जितना आप चलोगे, जितना पॉइंटर मूव करेगा, उतना कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। 2 एम्पियर पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, 5 एम्पियर पे उससे भी ज्यादा कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर के लिए रीडिंग ज्यादा मूव करेगी। यस, यस Yes, मैम। बस 10 एम्पियर का कंट्रोलिंग टॉर्क उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि 10 एम्पियर के लिए रीडिंग ज्यादा मूव करेगी, थीटा ज्यादा होगा, राइट। तो कंट्रोलिंग ma'am. टॉर्क में तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और स्प्रिंग कंट्रोल में तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, थीटा का साइन लेना पड़ रहा है। इस वजह से, लास्ट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, इस वजह से स्प्रिंग कंट्रोल का जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसका स्केल हमेशा यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट में स्केल अनइवन होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म स्केल मतलब इक्वी स्पेस्ड, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्केल होगा। देख रहे हो, यहाँ देखो जो स्केल उसने बना रखा है, ये जो स्केल उसने बना रखा है उसे ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म स्केल है। कहीं ऐसा नहीं है कि रीडिंग जो है कहीं खुली है और कहीं टाइट है रीडिंग, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा। लेकिन जो ग्रेविटी कंट्रोल का स्केल होगा, हमेशा देख लेना, वो स्केल थोड़ा सा अनइवन होगा, वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। इसका मतलब जिंदगी में आप कभी भी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट देखते हो, देख के उसके स्केल को देख के अंदर आप बता सकते हो कि इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे लग रहा होगा। अगर स्केल यूनिफॉर्म होगा, देख के बता दोगे स्प्रिंग कंट्रोल यूज हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म स्केल नहीं होगा तो देख के पता चल जाएगा अंदर ग्रेविटी कंट्रोल यूज हो रहा है। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. तो Yes, एक ma'am. डिसएडवांटेज तो इसकी ये है कि ग्रेविटी कंट्रोल में स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा इसे सीधा ही रखना पड़ता है। अगर आप सीधा नहीं रखोगे तो आप ग्रेविटी को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो W का सही कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes. दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। मैम, ये That's about ग्रेविटी वाला हमारे कॉलेज में है अभी? हाँ जी, ये ग्रेविटी वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे कॉलेज में है? नहीं, इसे इसीलिए तो यूज नहीं करते क्योंकि हर जगह सीधा रखना पड़ता ओके, ठीक है मैम। है ना, तो इसीलिए इसको यूज कम करते हैं। स्प्रिंग कंट्रोल सस्ता पड़ता है, इसलिए स्प्रिंग कंट्रोल ही ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है मैम। ठीक है, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। आप निकल सकते